नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में हिंदी साहित्य जो सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है, तो उसके अंदर हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में एक नाटक लगा है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के नाटककार मोहन राकेश के परिचय को हमने एक क्लास में देख लिया था। इस क्लास में हम इसको पूर्ण करेंगे, इस नाटक की कथा वस्तु क्या है और इसके अंदर कौन कौन से पात्र है, तो और इसके अंदर किस विषय वस्तु को उठाकर मोहन राकेश ने यह नाटक लिखा है। सबसे पहले हम देखते हैं लहरों का राजहंस। कोई भी जो प्रतीक रूप में या फिर कोई जो शीर्षक लिया जाता है उसके पीछे कुछ प्रतीक रूप में कारण होता है। तो हम देखते हैं कि लहरों का राजहंस सबसे पहले तो प्रकाशित कब हुआ? सन 1963 में। किसका है? मोहन राकेश का है। यह लहरों का राजहंस, लहरें जो होती है हम पता है हमें क्या होती है, इसे एक जगह स्थिर नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती है, अस्थिर होती है। और राजहंस, उस पर जो हंस, राजहंस जो है वो उसके ऊपर जो रहते हैं वो उन लहरों के साथ ही क्या होते हैं, चलते रहते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि इसका जो मुख्य पात्र है, इस नाटक का मुख्य पात्र है जिसका नाम क्या है? नंद। ये इस जो नंद है, इस नंद का जो मन है, वो मन भी क्या है, लहरों पर हमेशा जो गतिमान रहने वाले जो राजहंस है उसके समान ही नंद का मन भी क्या है, हमेशा गतिशील और अस्थिर रहता है। किसी एक चीज को जो है वो चुनाव करने में असमर्थ होता है। तो वही कथानक को जब हम पूर्ण पढ़ेंगे तब आप इस नाटक के शीर्षक को समझ जाएंगे। सबसे पहले हम इसके पात्र देखेंगे। जैसे ये नाटक के जो मुख्य जो पात्र है, वो मुख्य पात्र कौन है? नंद है। ये नंद कौन है? ये गौतम बुद्ध जो है, उन गौतम बुद्ध के कौन है? सौतेले भाई है, सौतेले भाई। और फिर हम देखते हैं दूसरे जो मुख्य पात्र है इसके अंदर है सुंदरी। सुंदरी कौन है? इनकी जो नंद है उनकी पत्नी का नाम क्या है? सुंदरी है। इसके अलावा जो हम नाटक में जो पात्र देखेंगे, एक है श्वेतांग, एक है श्यामांग, एक है अलका, एक है निहारिका। तो इसके अंदर श्वेतांग और श्यामांग जो है, श्यामांग एक कर्मचारी है उस राजवंश का, कर्मचारी, और श्वेतांग जो है वो मुख्य, एक तरह से कह देंगे कर्मचारी क्या है, नंद का क्या है, प्रधान है। ठीक है। और अलका जो है, ये दोनों है दासियां ही, लेकिन जो अलका है वो एक तरह से सुंदरी की क्या है, सखी के रूप में यहाँ पे दिखाई गई है, जो अपने मन की बात जो है अधिकतर सखी से करती है। तो इसके अंदर मुख्य पात्र कौन होंगे? नंद और सुंदरी हो गए। और इसमें इस जो नाटक है, इस नाटक में जो गौतम बुद्ध है, उन गौतम बुद्ध का भी चित्रण किया गया है, जिसमें क्या है, वो भिक्षु रूप में बताए गए हैं और उनकी पत्नी जो है वो भिक्षा लेती हुई बताई गई है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। तो यशोधरा इसमें क्या है, गौतम बुद्ध के भिक्षु बनने के बाद में वो भी एक जो है भिक्षुणी के लिए दीक्षा लेने के लिए अग्रसर होती हुई दिखाई गई है। सुंदरी जो कि बहुत ही रूपवती स्त्री है, सौंदर्यवती है, जो अपने सौंदर्य को ही के कारण खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्व है। नंद जो कि भिक्षा जो गौतम बुद्ध जो है उनके प्रति भी और सुंदरी के आकर्षण में भी क्या है, इसमें द्वंद में जो है वो फंसा रहता है। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। और श्वेतांग और श्यामांग, श्यामांग के इसके अंदर जो कथन कहे गए हैं वो एक तरह से नंद के मन की अभिव्यक्ति का माध्यम सा प्रतीत होते हैं, कि उनको प्रस्तुत करते हुए से जान पड़ते हैं। अलका और निहारिका दासियां हैं सुंदरी की। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो कथानक लिया गया है, इस कथानक का मुख्य जो आधार है, वो आधार जो मोहन राकेश जब नाटक लिख रहे हैं तो उन्होंने अपनी भूमिका में क्या लिखा है कि इस नाटक का जो आधार है, इसकी जो कथा वस्तु, इस कथा का आधार इन्होंने किसको लिया है? अश्वघोष है। अश्वघोष का एक महाकाव्य है। उस महाकाव्य का नाम क्या है? सौंदर नंद। आपके प्रश्न आ सकता है कि लहरों का राजहंस नाटक जो है उसके कथा का आधार कौन सा ग्रंथ है या कौन सा महाकाव्य है? तो वो कौन सा है? सौंदर नंद। इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। इसी पृष्ठभूमि या प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि लहरों का राजहंस जो है, इसमें जो भाषा है,
इसकी जो कथा की जो भाषा है, कथा की भाषा का आधार कौन सा साहित्य है, तो वो कौन सा साहित्य है, पाली साहित्य। हम यह तो जानते ही है जो बौद्ध साहित्य लिखा गया है कौन सी भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। मैं माफी चाहूंगी जो आपको ये साउंड आ रहा है, अभी कुछ काम चल रहा है, इसके कारण ही मैं जल्दी से वीडियो नहीं डाल पाई थी। अगर परेशानी होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। कथा की भाषा जो है वो क्या है, पाली साहित्य। अब इसके अंदर मुख्य बातें क्या हो गई अब तक। सबसे पहले लहरों के राजहंस रचना मोहन राकेश की, कब प्रकाशित हुआ, सन 1963 में। इसकी कथा का आधार क्या है, अश्व घोष का सौदरनंद। और ये जो सौदरनंद है और जो इसका आधार है, इसकी भाषा है जो कौन सा साहित्य है, पाली साहित्य की पाली भाषा। और इसके अलावा क्या प्रश्न बने कि इसके मुख्य पात्र कौन कौन है, इसका मुख्य पात्र नंद और सुंदरी है। और इसके साथ ही इसमें एक कर्मचारी शामांग और श्वेतांग भी आए हैं, दासियां हैं अलका और निहारिका। इसमें भिक्षु पात्र भी है, लेकिन इसके अंदर हम जो मुख्य पात्र देखते हैं वो यही पात्र थे। इसके अलावा हम इसमें क्या देखेंगे कि लहरों का राजहंस जो नाटक है, इसकी जो कथा वस्तु है, ये कथा वस्तु जब ये कथा जो लिखी जा रही है, इस समय जो माहौल चल रहा है वो वातावरण किस चीज का है, हम देखते हैं कपिल वस्तु। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु स्थान जो है वहां पर हम देखते हैं गौतम बुद्ध जो है उनके धर्मोपदेश चल रहे हैं। उस धर्मोपदेश के साथ ही उनके जो जाति भाई है, उन जाति भाइयों को क्या किया जा रहा है, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जा रहा है। तो उस दीक्षा के और उस धर्मोपदेश के दौरान हम देखते हैं कि एक तरफ तो उनके वहां पे कपिल वस्तु में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो दूसरे और जो है हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का सौतेला भाई नंद जो है वो अपनी रूपवती जो पत्नी है सुंदरी, उसके मुखपाश में फंसा हुआ है और अपने विहार में ही लीन है। तो उसी का चित्रण इस संपूर्ण नाटक में देखेंगे हम। अब हम आगे देखते हैं, तो ये तो हुई बातें कहाँ से कथानक लिया गया है, कौन सी भाषा का साहित्य से संबंधित है, इसके कौन कौन से पात्र है। अब हम देखते हैं इस नाटक में जो मुख्य जो बात उठाई गई है नंद और सुंदरी और गौतम भिक्षु के माध्यम से, वो बात क्या है कि इस नाटक में सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध का चित्रण किया गया है। अर्थात जो नंद है वो नंद संसार के सुख को अपनाए या फिर आध्यात्मिक गौतम बुद्ध के धर्म से दीक्षा लेकर उसके अंदर अनवरत कार्य करना शुरू कर दे। तो इसी का द्वंद्व जो है वो इस सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के मध्य खड़ा एक व्यक्ति जो यह निर्णय लेने के लिए अनिवार्य द्वंद्व में क्या हुआ है, फंसा हुआ है। और वह व्यक्ति कौन है, नंद है। आगे हम देखते हैं कि इस जो नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, मनुष्य के मन के मूल द्वंद्व भाव को प्रस्तुत करना। मनुष्य जो होता है वो क्या होता है कि जब किसी एक चीज का निर्णय नहीं ले पाता है और उन दोनों चीजों के अपनाने में या किस चीज को अपनाया जाए उसके बीच में जो द्वंद्वग्रस्त रहता है, उस मानसिक चेतना का आधुनिक मनुष्य के माध्यम बनाकर, मतलब ये बताना चाह रहे हैं नाटककार कि जो आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो जो मनुष्य है वो मनुष्य आज द्वंद्व में फंसा हुआ है कि किस चीज को, अपने अस्तित्व को कैसे बनाए रखा जा सके। उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसको और भी कई जो उनके साथ में जीवन में जो घटनाएं चल रही है, तो उस घटनाओं के द्वंद्व में वो फंसा हुआ है और अपने अस्तित्व की पहचान के लिए निरंतर लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि नंद जो है इसमें आधुनिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नंद किसी के बने बनाए मार्ग को नहीं अपनाना चाहता, बल्कि वह अपने अस्तित्व को अपनाना चाहता है। इसी यथार्थवादी और आदर्शवादी, ये जो यथार्थवादी और आदर्शवादी जो सामंजस्य है, उस सामंजस्य के में जूझते व्यक्ति का ही चित्रण करना इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। यह बात स्पष्ट हुई। ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न आ जाए कि लहरों का राजहंस जो नाटक है वो कैसा नाटक है, सामाजिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, यथार्थवादी नाटक है, जो भी है। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, इसके अंदर आंसर होगा ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक कहने का मतलब क्या हो गया कि इतिहास से संबंधित घटना, तो हाँ यह इतिहास से संबंधित घटना ही है,
लेकिन मोहन राकेश क्या कहते हैं, और अन्य लेखकों का भी कई जो नाटककार इतिहास को माध्यम बनाकर नाटक लिखते हैं, जो रचनाएं लिखते हैं, उनका कहना यह है कि जब कोई रचना इतिहास के घटनाक्रम को आधार बनाकर लिखी जाती है तो वह घटना तो ऐतिहासिक होती ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ अनऐतिहासिक और नवीन तथ्यों को जोड़कर उस रचना को आज के समय में, आधुनिक समय में क्या बनाया जाता है, प्रासंगिक बनाया जाता है। तभी वह रचना क्या होती है, पाठक वर्ग के लिए एक तरह से प्रभावोत्पादक और रोचक भी होती है, तो एक प्रासंगिक तौर पे जो है उनको और अधिक प्रभावित करती है। तो ऐसी ही रचना जो है हम देखते हैं लहरों का राजहंस जो है मोहन राकेश लिखते हैं। वो जो ऐतिहासिक नाटकों की बात करते हैं तो उसके संदर्भ में कुछ प्रस्तावना में 4 नाटकों की बात भी करते हैं कि जैसे कि इतिहास की घटना को माध्यम बनाकर जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य को की घटनाओं को आधार बनाकर, कुछ काल्पनिक बातों को आधार बनाकर जो नाटक या रचनाएं लिखी गई है, उनमें 4 नाटक बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे कि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का, मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है। एक है आधुनिक अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है, गीति नाट्य है वो। और इसके साथ ही एक उन्होंने बात कही है स्कंद गुप्त जो जयशंकर प्रसाद का है, और एक मोहन राकेश का खुद का जो कि आषाढ़ का एक दिन है, जो कालिदास के जीवन पर आधारित है। तो यह जो 4 नाटक है, इसके अंदर भी हम देखते हैं हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक जो कथाएं थी, जो घटनाएं थी, उनको आधुनिक संदर्भ में कुछ काल्पनिक बातों का समावेश करके क्या किया गया है, उसको कालजयी कृतियां बनाई गई है। वैसे ही लहरों का राजहंस भी मोहन राकेश का ऐसा ही प्रयास है। तो हम इसमें एक और बात देखते हैं, जो ऐतिहासिक तो हो ही गया, एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि इसके अंदर कितने अंकों का नाटक है ये, तो ये है 3 अंकों का नाटक है। ठीक है, अब ये 3 अंक जो है, जो पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, हम देखते हैं जो पहला अंक है, इस पहले अंक में कहा किसका चित्रण है, सुंदरी के कक्ष का चित्रण है। दूसरे में भी सुंदरी के कक्ष का ही चित्रण है और तीसरे में भी सुंदरी के कक्ष का ही चित्रण है। हम देखेंगे संपूर्ण कथा जो नाटक है वो सुंदरी के कक्ष में ही घटित होता है। तो इस कक्ष में सुंदरी के जो हो रहा है घटित, इसमें हम देखते हैं शुरुआती जो पहला कक्ष अंक है, इसमें जो उनके कक्ष में क्या हो रहा है, जो विभिन्न कर्मचारी है, महल के जो विभिन्न कर्मचारी है और जो भी सेवक गण है, वो क्या कर रहे हैं, साज सज्जा में लगे हुए हैं। साज सज्जा किस चीज की हो रही है, हम इसमें देखते हैं साज सज्जा हो रही है कामोत्सव की। एक और बात सॉरी बताना भूल गई कि इसके अंदर जैसे मैंने बताया ये ऐतिहासिक नाटक है, लेकिन इस ऐतिहासिकता के साथ में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, मैंने कहा ना कि इसको कालजयी बनाने के लिए लेखक या नाटककार जो है वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ काल्पनिक और युगीन और आधुनिक और कुछ ऐतिहासिक जो समय और कथा जो है या बातें जो है या पात्र जो है या घटनाएं क्या करते हैं, इसके अंदर जोड़ते हैं। तो वो कौन सी काल्पनिक घटनाएं या फिर पात्र है, ठीक है। तो वो घटनाएं हैं, पहली तो घटना है कामोत्सव का आयोजन। कामोत्सव का आयोजन जो हुआ वो ऐतिहासिक घटना में नहीं है, लेकिन इसमें लेखक ने इसको जोड़कर इस कथा को आगे बढ़ाया है। एक इसके अंदर क्या है कि जो ये नंद है, कौन नंद है, गौतम बुद्ध के सौतेले भाई नंद जब दीक्षा ले लेते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद जब वो घर आते हैं, लौट कर घर आना, जो लौट कर घर आने का जो चित्रण है वो भी क्या है, इसमें काल्पनिक है, जो लेखक के द्वारा सोचा गया है। और तीसरी जो है वो इसके अंदर पात्र है अलका और श्यामांग। इसके अंदर पात्र कल्पा और श्यामांग के जो भी प्रसंग है वो भी क्या है, काल्पनिक है। प्रश्न बन सकता है कि लहरों के राजहंस में काल्पनिक रूप से किन तथ्यों को लिया गया है। 3 तथ्यों को लिया गया है। कामोत्सव जो कि सुंदरी जिसका आयोजन करेंगी, कामोत्सव का आयोजन,
नंद जब भिक्षावृत्ति ले लेते हैं तो उसके बाद में लौटकर जो घर आते हैं वह बात भी क्या है, इसमें काल्पनिक है। और तीसरी बात है, इसके अंदर जो दो पात्राएं हैं, अलका जो कि सुंदरी की सखी है और दासी भी है, और श्यामांग जो कि नेपथ्य के बीच से बातें, पीछे से बातें करेगा। तो यह नेपथ्य क्या होता है, पर्दे के पीछे से, नाटक के अंदर जो पर्दा होता है उसके पीछे से जो आवाज आती है उसे कहते हैं नेपथ्य से आने वाली आवाज। तो इन के जो भी प्रसंग होंगे वो इस नाटक में क्या है, काल्पनिक है। अब हम आगे देखते हैं कि पहले अंक में जो घटनाक्रम है वो क्या है। पहले अंक में हम देखते हैं कि लहरों के राजहंस के पहले अंक में सुंदरी नामक जो स्त्री है, जो बहुत ही रूपवती स्त्री है, जो नंद की पत्नी है, वो एक कामोत्सव का आयोजन कर रही है। क्योंकि सुंदरी जो है उसका मानना ये है कि स्त्री जो होती है वो अपने रूप और आकर्षण से क्या करती है, पुरुष को अपने से बांधे रखती है। और उनका एक कथन भी इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण सा लगता है और यह परीक्षा में आने लायक भी लगता है कि स्त्री जो है वो क्या करती है, पुरुष को पुरुष बनाती है। स्त्री अपने आकर्षण से पुरुष को पुरुष बनाती है और आकर्षण से वह गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो इसके अंदर जो यह पंक्ति कही है इस नाटक में, ये किसने कही है, सुंदरी ने कही है। तो उसका मतलब है कि स्त्री अपने रूप सौंदर्य से हमेशा अपने पति को अपने पास रख सकती है, और अगर नहीं रखे तो वह एक उदाहरण देती है, वह कौन हो सकती है वैसी स्त्री, यशोधरा, जिसके पति कौन है, गौतम बुद्ध है। तो उनको वह ये जो बात अलका से कहती है कि भाई अगर गौतम बुद्ध के इस उदासीनता का अगर कारण कोई है तो वह कौन है, यशोधरा है। तो यह कौन कहती है, सुंदरी कहती है अलका से, और वह कटाक्ष होता है किसके ऊपर, यशोधरा के ऊपर। तो हम देखते हैं पहले अंक की शुरुआत में उनके कक्ष को सजाया जा रहा है, साज सज्जा का कार्य चल रहा है, क्योंकि एक कामोत्सव का आयोजन किया गया है। वहां पर जो है रात भर नृत्य चलेंगे, मदिराएं चलेगी और सभी रस में डूबे रहेंगे, ऐसा ही आयोजन सुंदरी करती है। लेकिन हम इस अंक में देखते हैं कि वह इसी दौरान यशोधरा पर कटाक्ष करती है, जो मैंने अभी आपको बताया। और वहीं पर श्यामांग नामक जो पात्र मैंने आपको कहा एक काल्पनिक प्रसंग है, लेकिन यह कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ मैसेज छोड़ने का कार्य करता है, कुछ न कुछ संदेश जो है मुख्य रूप से इस नाटक में बार बार जो देता है वो कौन देता है, श्यामांग अपने कथनों से देता है। जब कामोत्सव का आयोजन कर तैयारियां चल रही है तो श्यामांग कहता है कि यह जो देखा जाए तो कल हमारी देवी यशोधरा जहाँ पे दीक्षा लेने वाली है, वहीं पूरी रात दिन रात क्या चलेगा, नृत्य और अनाहत चलेगा। तो यह एक तरह से उचित बात नहीं है। इस तरीके से ये भी कथन आ सकता है कि पूरी जहाँ देवी यशोधरा जो है वो दीक्षा लेने वाली है, वहीं पूरी रात नृत्य का आयोजन किए जाने की तैयारियां चल रही है। यह एक ही राजमहल में होता हुआ उचित सा नहीं जान पड़ता। तो यह बात किसने कही है, श्यामांग ने कही है। तो हम देखते हैं कि इस पहले अंक के जो अंत होता है वो यहीं से होता है कि जब कामोत्सव का आयोजन हो रहा है और सबको आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस कामोत्सव में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही आते हैं, वो है नंद के मित्र मैत्रेयी। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि सुंदरी द्वारा आयोजित किए गए कामोत्सव में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो कौन आता है, एक व्यक्ति ही आता है, वो है मैत्रेयी, वो जो कि नंद का मित्र है। इससे क्या होता है, सुंदरी जो है वो उसका एकदम से क्या हो जाता है, मतलब जो गर्व कर रही थी अपने रूप सौंदर्य को लेके, कामोत्सव के आयोजन को लेके, उसका वो गर्व एक क्षण के लिए क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, वह दुखी हो जाती है। उसको बहुत बड़ी ठेस लगती है कि इस उत्सव में मैत्रेयी के सिवा कोई भी हाजिर नहीं हुआ। इस तरीके से हम देखते हैं कामोत्सव का आयोजन जो है वो विफल हो जाता है। और यहीं पर जहाँ पे सुंदरी का यह विक्षोभ हम देखते हैं, यहीं पहले अंक का अंत होता है। फिर हम देखते हैं दूसरे अंक की शुरुआत होती है, और दूसरे अंक में हम क्या देखते हैं, मुख्य रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बता रही हूँ। मुख्य जो घटना है दूसरे अंक की, उसमें ये है कि जो गौतम बुद्ध के भाई जो नंद है,
वो नंद जो है अपनी पत्नी सुंदरी के श्रृंगार में लीन है, वो उनके साथ में अपने कक्ष में है। और इसी बीच जो है जब वह सुंदरी का श्रृंगार कर रहे होते हैं, तभी क्या होते हैं, गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए उनके द्वार पर आते हैं। लेकिन जो नंद है वो इतने व्यस्त है, इतने लीन है कि गौतम बुद्ध की भिक्षा की याचना को सुन नहीं पाते, और गौतम बुद्ध याचना करके क्या होते हैं, पुनः लौट जाते हैं। तभी हम देखते हैं अलका जो दासी है, सुंदरी की सखी भी है, वह आती है कक्ष में और कहती है कि गौतम बुद्ध आए थे और बिना भिक्षा याचना करने के बाद पुनः लौट गए। और तभी हम देखते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि के की आवाज जो है वो उनको सुनाई देती है, किसको, नंद को। तो नंद जो होते हैं अचानक से, जहाँ पे सुंदरी के मुंह में और प्रेम पाश में मोहित उस कक्ष में लीन थे, वहीं उन भिक्षुओं की आवाज सुन के क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और उनके मन से आवाज आती है कि मुझे जाकर जो है गौतम बुद्ध से क्षमा याचना करनी चाहिए और इस प्रमाद की जो है माफी मांगनी चाहिए। तो वह सुंदरी से कहती है कि मैं जो है, जब वह आवाज आती है तो एक और घटना होती है कि जो नंद है उनके हाथ में दर्पण है, शीशा है, वह शीशा लेकर जो है सुंदरी के जो श्रृंगार है उसका श्रृंगार कर रहा है। और जैसे ही वह आवाज सुनता है बुद्धम शरणम गच्छामि, और उसके हाथ से वो दर्पण गिरकर टूट जाता है, तब तक वह कहता है कि मैं जाकर गौतम बुद्ध से इस प्रमाद की माफी मांग आता हूँ, क्षमा याचना कराता हूँ। तभी सुंदरी उसको कहती है, नंद को, कि जब तक आप पुनः लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं अपना श्रृंगार पूर्ण नहीं करूंगी। और उनको वादा करके, वचन देकर जो है नंद जो है वो वहां से चले जाते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं, यहाँ से नंद का जाने के बाद में जो ये दूसरा अंक है, वह दूसरा अंक भी समाप्त हो जाता है। और इस बात में ये जो दूसरा अंक समाप्त हो रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि इस नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो उभर कर सामने आता है अंत में, कि नंद जो कि सुंदरी के रूपवास में मोहित है, आकर्षित है, लेकिन वही हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जो उनके वहां आना और तथागत के शरण में जाने की इच्छा, वह भी क्या है उसके मन में, असांसारिक जो मनोभाव है वह भी क्या है नंद के मन में है। तो यही द्वंद्व जो है वो सुंदरी के पास रहे या गौतम बुद्ध के पास जाए, यह द्वंद्व नंद के मन में बहुत ही अति मतलब दुविधाग्रस्त स्थिति को पैदा करता है। और यही स्थिति जो है उसको वहां तक ले तो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वह हम देखते हैं तीसरे अंक में। तो तीसरे अंक में भी हम देखते हैं कि कहीं किसी स्थिति का, किसी स्थान का चित्रण नहीं किया गया है। जब स्थान जैसे आएगा तो सीधा क्या आएगा, सुंदरी का कक्ष ही आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब तीसरा अंक आता है तब तक जो है नंद जो है बुद्ध से क्या भिक्षावृत्ति लेकर आ चुके हैं, और भिक्षावृत्ति के दौरान उनके जो सारे केस जो है वो मुंडवा दिए गए हैं और हाथ में भिक्षा पात्र दे दिया गया है। अब वो जो तीसरे अंक में क्या होते हैं, सुंदरी के पास पुनः आते हैं। अब हम देखते हैं कि सुंदरी जो है वो जब नंद गए थे तो उसकी प्रतीक्षा में बैठी हुई थी, और उनकी प्रतीक्षा करते करते थक कर सो जाती है। तो तब तक इसके अंदर ऐसे चित्रण किया गया है कि कमलदास के जो राजहंस भी थे वह भी चले गए। तो कहने का मतलब है काफी बहुत समय निकल चुका था, और सुंदरी जो है वह सॉरी नंद का इंतजार कर रही थी। तो नंद जब आते हैं तो हम देखते हैं कि सुंदरी सो चुकी थी, और नंद आकर यह कहता है कि सुंदरी, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे विशेषक सूखने से पहले मैं आ जाऊंगा। विशेषक मतलब बिंदी जो उसने एक लगाई थी सुंदरी के श्रृंगार के समय, तो जाते वक्त कहा था कि मैं तुम्हारे विशेषक सूखने से पहले पुनः लौटकर आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मैं तुम्हारे विशेषक सूखने से पहले नहीं आ पाया। तो यह बात जब कह रहा है तो सुंदरी उस समय सोई हुई होती है, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं जो नहीं चाहता था वह, और जो चाहता था वह भी ना मिल पाया, और नहीं चाहता था, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूँ। और इस ये जो मेरे को भिक्षावृत्ति का दीक्षा दे दी गई है, इस दीक्षा देने का भी क्या सामर्थ्य है
कि मेरे इस शारीरिक रूप से तो उन्होंने मेरे में परिवर्तन कर दिया, लेकिन मानसिक रूप से और हृदय अभी भी मेरा तुम्हारे प्रति जो अनुराग है वो बना हुआ है। ना मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, ना मेरे नजरों में कुछ परिवर्तन हुआ है। मैं अभी भी इस सांसारिक सुखों को चाहता हूँ, और जब सांसारिक सुखों के पास आता हूँ तो तथागत के पास जाना चाहता हूँ। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध है। तो यह जो है, यह मैं इस चीज के लिए सुंदरी तुमसे क्षमा चाहता हूँ। और इतना कह के वो कहता है कि यह तुम्हारा जो विशेष सूख गया है, आओ मैं इसको पुनः जो है वो लगा दूं। और वह जब जैसे ही बिंदु के लिए अपने हाथ में वो गीला पदार्थ लेकर जब बिंदु लगा रहा होता है, तभी अचानक सुंदरी की आंख खुलती है और वह दर्पण में जब भिक्षु के केश कटे हुए हाथ में भिक्षु पात्र देखती है तो बहुत ही ज्यादा जोर से चीख उठती है। और वहां पर एक तरह से देखा जाए तो सुंदरी का जो गर्व था वो चूर चूर हो जाता है, कि सुंदरी का गर्व था कि सुंदरता को के आकर्षण में पुरुष जो है उसको छोड़कर कभी नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर उसके उस गर्व को टूटते हुए दिखाया गया है। और हम देखते हैं कि उस शीशे में जब नंद जो है वो खुद को देखता है तो यह कहता है कि इसमें ये पंक्ति आती है कि मैं जो है चौराहे पे खड़ा एक ऐसा नंगा व्यक्ति हूँ जिसको चारों तरफ से सारी दिशाएं क्या कर लेना चाहती है, लील लेना चाहती है, मतलब निगल लेना चाहती है। और मैं अपने को चाहकर भी मेरे पास में ऐसा कोई आवरण नहीं है जिससे मैं खुद को ढक सकूं। और इस तरीके से अंत हो जाता है इस नाटक का। अर्थात इसके अंदर जो नंद है, उस नंद की जो मानसिक स्थिति है, जो द्वंद है मन का, कि वह रूपवती स्त्री जो उसकी सुंदरी है, जो उनकी पत्नी सुंदरी है, उनके पास रहे या फिर अपने गौतम बुद्ध की दीक्षा को प्राप्त करके भिक्षावृत्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करे। इसी द्वंद को इस नाटक में प्रस्तुत करते हुए नाटककार मोहन राकेश बताना चाह रहे हैं कि आधुनिक युग में जो मनुष्य है वो अपने अस्तित्व की खोज में इस तरीके से भ्रमित है कि उसको यह नहीं पता कि किस बात का चयन किया जाए जो कि उसके अस्तित्व को बनाए रखने में उसके लिए सहयोगी होगा। इस प्रकार हमने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से पूरे कथानक को देखा। और देखा जाए तो आपके परीक्षा की दृष्टि से इसमें से कोई प्रश्न जो है वो शेष नहीं रहता है। अगर शेष रहती है तो कुछ पंक्तियां जो कि किसने पंक्ति कौन सी कही है, उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो के बाद में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हैंड राइटिंग में मैंने लिखे हुए कुछ तथ्य है जो किसने किसके से कहे, और कोई प्रश्न बनता हो तो वह भी वीडियो मैं इसके बाद तुरंत डाल दूंगी। तो इसके साथ ही हम देखते हैं हमारा आज का नाटक लहरों का राजहंस यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।